सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। अपने इस YouTube चैनल पर आपका स्वागत एवं अभिनंदन। हाँ विद्यार्थियों, आज हम राजनीति विज्ञान विषय से संबंधित भारतीय संविधान की विशेषताएं देखने जा रहे हैं। तो आज का हमारा विषय है राजनीति विज्ञान, और राजनीति विज्ञान से संबंधित आज हम देखने जा रहे हैं भारतीय संविधान की विशेषताएं। तो शुरू करते हैं विद्यार्थियों आज का वीडियो। हाँ तो विद्यार्थियों, आज हम देखने जा रहे हैं भारतीय संविधान की विशेषताएं। तो देखिए विद्यार्थियों, भारतीय संविधान की विशेषताएं। तो पहली विशेषता के रूप में देखते हैं संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न संविधान। भारतीय संविधान है वो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न संविधान है। तो भारतीय संविधान संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न संविधान है। देखिए विद्यार्थियों, भारतीय संविधान भारतीय जनता द्वारा निर्मित है। किसके द्वारा? भारतीय संविधान किसके द्वारा निर्मित है? भारतीय जनता के द्वारा निर्मित है। इस संविधान द्वारा अंतिम शक्ति है वो भारतीय जनता को प्रदान की गई है। तो भारतीय संविधान में अंतिम शक्ति किसको प्रदान की गई है? भारतीय जनता को प्रदान की गई है। इसे किसी अन्य सत्ता द्वारा थोपा नहीं गया। यानी संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न संविधान का मतलब है कि इस संविधान द्वारा अंतिम शक्ति है वो भारतीय जनता को प्रदान की गई है। यानी इसे किसी अन्य सत्ता द्वारा थोपा गया संविधान नहीं है। तो इस प्रकार से भारतीय संविधान की पहली विशेषता है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न संविधान। हाँ तो विद्यार्थियों, अब देखते हैं भारतीय संविधान की दूसरी विशेषता। दूसरी विशेषता में देखेंगे प्रस्तावना। प्रस्तावना तो भारतीय संविधान की जो उद्देशिका है उसमें क्या लिखा है? भारतीय संविधान के मौलिक उद्देश्यों व लक्ष्यों को संविधान की प्रस्तावना में दर्शाया गया है। तो भारतीय संविधान के जो मौलिक उद्देश्य क्या हैं, भारतीय संविधान के मौलिक उद्देश्य व लक्ष्य क्या हैं, तो वो किस में दर्शाए गए हैं? भारतीय संविधान की प्रस्तावना में दर्शाए गए हैं। डॉक्टर के.एम. मुंशी ने प्रस्तावना को भारतीय संविधान की राजनीतिक कुंडली कहा है। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना को भारतीय संविधान की राजनीतिक कुंडली किसने कहा है? डॉक्टर के.एम. मुंशी ने कहा है। इसके महत्व को देखते हुए इसे संविधान की आत्मा भी कहा जाता है। तो प्रस्तावना को भारतीय संविधान की आत्मा भी कहा जाता है। क्यों? इस यानी भारतीय संविधान की प्रस्तावना के महत्व को देखते हुए भारतीय संविधान की प्रस्तावना को संविधान की आत्मा भी कहा जाता है। हाँ तो विद्यार्थियों, तीसरी जो भारतीय संविधान की विशेषता है वो है विश्व का सबसे विशाल संविधान। संसार का सबसे विशाल संविधान है भारतीय संविधान। तो भारतीय संविधान में 395 अनुच्छेद, 22 भाग व 12 अनुसूचियां हैं। तो इस प्रकार से भारतीय संविधान है वो विश्व का सबसे विशाल संविधान है। हमारा संविधान संघात्मक है। इसे संघ व राज्यों के बीच संबंधों का बहुत व्यापक वर्णन किया गया है। तो हमारा संविधान है वो संघात्मक है। इसमें राज्य व संघ के बीच संबंधों का व्यापक वर्णन किया गया है। संविधान की इसी विशालता को देखकर हरि विष्णु कामत ने क्या कहा है? हमें इस बात का गर्व है कि हमारा संविधान विश्व का सबसे विशाल संविधान है। तो यह बात किसने कही है कि हमें इस बात का गर्व है कि हमारा संविधान विश्व का सबसे विशाल संविधान है? तो यह बात कही है हरि विष्णु कामत ने। हाँ तो विद्यार्थियों, अगली भारतीय संविधान की विशेषता है लिखित व निर्मित संविधान। भारतीय संविधान लिखित है और इसके साथ साथ निर्मित संविधान है। तो भारतीय संविधान की अगली विशेषता है लिखित व निर्मित संविधान। तो भारतीय संविधान संविधान सभा द्वारा तैयार किया गया दस्तावेज है। तो भारतीय संविधान सभा द्वारा तैयार किया गया दस्तावेज है। तो भारतीय संविधान सभा को किसने तैयार किया? भारतीय संविधान को संविधान सभा ने तैयार किया। संविधान सभा ने इसे 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन में तैयार किया। कितने दिनों में? 2 वर्ष 11 माह और 18 दिनों में। विस्तृत संविधान होने के बावजूद
इसे देश की परिस्थितियों और आवश्यकताओं को दृष्टिगत रखते हुए इसमें संशोधन की भी व्यवस्था की गई है। तो समय समय यदि जरूरत पड़े तो भारतीय संविधान में संशोधन की व्यवस्था भी की गई है। हाँ तो विद्यार्थियों, अगली भारतीय संविधान की विशेषता है संसदीय शासन व्यवस्था। तो भारतीय संविधान में हमारी जो शासन व्यवस्था उसको कौन सा रूप दिया गया है? संसदीय शासन व्यवस्था का रूप दिया गया है। संसदीय शासन प्रणाली में कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। तो कार्यपालिका किसके प्रति उत्तरदायी होती है? व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती है। राष्ट्रपति की स्थिति संवैधानिक प्रधान की है। वास्तविक शक्तियां वो मंत्रिमंडल के द्वारा प्रयोग की जाती है। तो संवैधानिक प्रधान तो राष्ट्रपति महोदय होते हैं, लेकिन वास्तविक जो शक्तियां होती हैं वो किसके द्वारा प्रयोग की जाती हैं? वो मंत्रिमंडल के द्वारा प्रयोग की जाती हैं। भारत में संसदीय व्यवस्था को केंद्र के साथ राज्यों में भी अपनाया गया है। तो भारत में जो संसदीय शासन प्रणाली है, इस प्रणाली को केंद्र के साथ साथ राज्यों में भी अपनाया गया है। राज्यों में राज्यपाल संवैधानिक प्रमुख होता है। केंद्र में राष्ट्रपति संवैधानिक प्रमुख होता है, प्रधान होता है, और राज्यों में राज्यपाल संवैधानिक प्रमुख होता है। हाँ तो विद्यार्थी, भारतीय संविधान की अगली विशेषता है मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार। तो देखिए विद्यार्थियों, भारतीय संविधान में नागरिकों के मूल अधिकारों का वर्णन संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 में किया गया है। तो भारतीय संविधान में मूल अधिकारों का वर्णन किस अनुच्छेद किया गया है? 12 से 35 तक किया गया है। तो इसमें जब संविधान तैयार किया गया था तब उसमें 7 मूल अधिकार दिए गए थे। समता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता अधिकार, संस्कृति व शिक्षा का अधिकार और संवैधानिक उपचारों का अधिकार, और 7वां था संपत्ति का अधिकार। इसे अब हटा दिया गया है। अब मौलिक अधिकार कितने हैं? 6 मूल अधिकार हैं भारतीय संविधान में, क्योंकि संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया है। हाँ तो विद्यार्थियों, अगली भारतीय संविधान की विशेषता देखते हैं, वो है मूल कर्तव्य। मूल कर्तव्य। तो देखिए विद्यार्थियों, 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा नागरिकों के 10 मूल कर्तव्य निर्धारित किए गए थे। तो 42वें संविधान संशोधन 1976 में कितने मूल कर्तव्य निर्धारित किए थे? 10 मूल कर्तव्य निर्धारित किए गए थे। लेकिन अप्रैल 2010 से लागू शिक्षा के अधिकार संबंधी शिक्षा का अधिकार, तो 2010 से लागू शिक्षा के अधिकार संबंधी 86वें संविधान संशोधन द्वारा 11वां मूल कर्तव्य भी संविधान में जोड़ दिया गया है, जिसके अनुसार 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराना अभिभावकों का कर्तव्य होगा। तो इस प्रकार से अब भारतीय संविधान में कितने मूल कर्तव्य हैं? 11 मूल कर्तव्य हैं। विद्यार्थियों, अगली भारतीय संविधान की विशेषता है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो देखिए विद्यार्थियों, आयरलैंड के संविधान से प्रेरित होकर संविधान के भाग 4 में, कौन से भाग में? भाग 4 में नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन किया गया है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व वे विचार हैं जो भविष्य में बनने वाली सरकारों के समक्ष पथ प्रदर्शक की भूमिका निर्वहन करते हैं। यानी ये सरकारों के सामने एक पथ प्रदर्शक की भूमिका का निर्वहन करते हैं। यद्यपि इनके क्रियान्वयन के लिए सरकार को बाध्य नहीं किया जा सकता है, लेकिन ये न्यायालय में वाद योग्य भी नहीं है, फिर भी सरकारें इनका अक्सर पालन करती रहती हैं। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान से प्रेरित होकर लिए गए? आयरलैंड के संविधान से प्रेरित होकर लिए गए। और कौन से भाग में? भारतीय संविधान के भाग 4 में निहित है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, और ये न्यायालय में वाद योग्य नहीं होते हैं। न्यायालय में वाद योग्य नहीं होते हैं। हाँ तो विद्यार्थियों, अगली भारतीय संविधान की विशेषता है समाजवादी राज्य। समाजवादी राज्य। तो देखिए, 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा भारत को समाजवादी गणराज्य घोषित किया गया। कब है? 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा भारत को समाजवादी गणराज्य घोषित किया है। यद्यपि मूल संविधान में यह शब्द प्रयुक्त नहीं था, प्रस्तावना में यह शब्द भारतीय राज्य व्यवस्था को एक नई दिशा दिए जाने की भावना को दृष्टिगत रखकर बाद में जोड़ दिया गया 1976 में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा।
हाँ, तो विद्यार्थियों, भारतीय संविधान की अगली विशेषता है वयस्क मताधिकार। वयस्क मताधिकार। तो देखिए, हमारे देश में संविधान में 18 वर्ष की आयु प्राप्त प्रत्येक नागरिक को समान रूप से मताधिकार प्रदान किया गया है। तो जिसका मतदाता सूची में नाम है, जिसकी उम्र 18 वर्ष से अधिक है, तो वो अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकता है। यद्यपि मूल संविधान में यह जो 18 भारतीय संविधान में अब हम देख रहे हैं कि वयस्क मताधिकार की आयु 18 वर्ष है। यह मूल संविधान में कितनी रखी गई थी? 21 रखी गई थी। किंतु 61वें संविधान संशोधन द्वारा आयु सीमा घटा करके, कौन सा संविधान संशोधन? 61वें संविधान संशोधन द्वारा आयु सीमा है वो 21 वर्ष से घटाकर कितने कर दी? 18 वर्ष कर दिया, और वर्तमान में यह वयस्क मताधिकार की आयु है वो 18 वर्ष ही है। हाँ, तो विद्यार्थियों, देखते हैं भारतीय संविधान की अगली विशेषता है पंथ निरपेक्ष राज्य। पंथ निरपेक्ष राज्य। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 के अनुसार धर्म के क्षेत्र में प्रत्येक नागरिक को स्वतंत्रता प्रदान की गई है। तो अनुच्छेद 25 के अनुसार धर्म के क्षेत्र में प्रत्येक नागरिक को स्वतंत्रता प्रदान की गई है। धर्म निरपेक्ष राज्य में राज्य का कोई आधिकारिक धर्म नहीं है, राज्य का कोई आधिकारिक धर्म नहीं है। संविधान सभा ने मूल संविधान में पंथ निरपेक्ष शब्द का प्रयोग नहीं किया था, किंतु 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा पंथ निरपेक्ष शब्द बाद में जोड़ा गया। तो जिस प्रकार से जो समाजवाद शब्द बाद में जोड़ा गया, उसी प्रकार से पंथ निरपेक्ष शब्द है वो भी 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया। हाँ, तो विद्यार्थियों, देखते हैं भारतीय संविधान की अगली विशेषता है एकात्मक व संघात्मक तत्वों का अद्भुत संयोग। एकात्मक व संघात्मक तत्वों का अद्भुत संयोग। देखते हैं कि विद्यार्थियों, भारतीय संविधान में संघ शब्द के स्थान पर यूनियन ऑफ स्टेट्स शब्द का प्रयोग किया गया है। फेडरेशन के स्थान पर यूनियन ऑफ स्टेट्स, राज्यों का संघ प्रयोग किया गया है। संविधान के अनुच्छेद में पहले में ही, यानी अनुच्छेद 1 में ही कहा गया है कि भारत राज्यों का एकक होगा। संविधान निर्माताओं की आकांक्षा ऐसा संविधान बनाने की थी जिसमें केंद्र सरकार भारत की एकता को बनाए रखे तथा राज्यों को भी स्वायत्तता मिले। इस प्रकार से राज्यों को भी स्वायत्तता मिली हुई है, और इस कारण से भारतीय संविधान है उसमें एकात्मक व संघात्मक तत्वों का अद्भुत संयोग देखने को मिलता है। तो इस प्रकार से विद्यार्थियों, आज ने भारतीय संविधान की विशेषताओं के बारे में अध्ययन किया। आगे आने वाले वीडियो में भी इसी प्रकार से राजनीतिक विज्ञान हम देखते रहेंगे। आप भी अपने इस YouTube चैनल के साथ बने रहिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।